गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चिट्टियों की अनूठी दुनिया पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर पक्षी आकाश में बादल में उड़ रहे हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्टियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँसते हैं। मतलब यहाँ पर पक्षी और बादल क्या माना गया है? भगवान के डाकिये। डाकिये मतलब पोस्टमैन, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। वह सारे संसार में घूमते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्टियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँसते हैं। मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे, जैसे कि हम समझते हैं बादल आते हैं तो पक्षी आनंद से झूमते हैं। क्योंकि जब बारिश होने वाली है, उनकी पानी की बरसात होने वाली है। इस तरह पेड़ पौधे, जब बारिश होती है तो वहाँ पर हरियाली छा जाती है। इस तरह सारा संसार हरियाली से भर जाता है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये क्यों कहा है? क्योंकि पक्षी जब हमारे घर के पास आकर पुकारते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारे घर कोई आने वाला है या मेहमान आने वाला है। इस तरह हम सोचते हैं। यहाँ पर बादलों को क्यों कहा है? बादल जब आते हैं, बादल से हमें क्या आता है? बरसात, बारिश होती है। सारे संसार में ठंडक महसूस होती है और बारिश से हरियाली उगती है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? यहाँ पर पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी पहाड़ पढ़ते हैं। हमारे जीवन में चिट्ठियों का क्या महत्व है? हमारे जीवन में चिट्ठियों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इससे हमारे चिट्ठियों द्वारा हमारे भावनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं और हमारी साहित्यिक रचना और हमारे जो भावों को हम व्यक्त करते हुए हमारी साहित्य मतलब पत्रों पर केंद्रित होता है। और पत्र लेखन से हमारे साहित्य का विकास होता है। यहाँ पर इस पाठ में पत्रों के बारे में दिया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीब और गरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। भूमिका यानी रोल। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं और संस्कृत में पत्र कहते हैं और कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम और जाबु और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखती है। पत्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमें कोई अपॉइंटमेंट लेटर हो, पत्र के द्वारा पोस्टमैन ही लाता है। क्या कोई सर्टिफिकेट्स हो या तो कुछ ना कुछ हो, हम अगर कोई कॉलेज में ज्वाइन होना हो, इस तरह के सारे लेटर्स हमें डाकिया ही देकर जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे मतलब रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए
पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। एक प्रांत से दूसरे प्रांत दूर देशों को पत्र कैसे जाते हैं, जैसे कि ट्रेन से जा सकते हैं, बस से और प्लेन से भी दूसरे देशों को पत्र भेजा जाता है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। इसीलिए आपको प्रश्नोत्तर प्रश्न में एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, पत्र लेखन। इसलिए हमें पत्र लेखन सीखना ज़रूरी है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज़ विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखना हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, क्योंकि एक पत्र एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगते थे। अब यह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री को, कौन थी, इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख ले सकते हैं, परंतु SMS को हम डिलीट कर देते हैं। संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हो, क्योंकि हमारा फ़ोन में डाटा फुल हो गया तो हमें क्या हो जाएगा, उसे डिलीट करना पड़ता है। जब अगर हम पत्र लिखते हैं तो उसे संभाल कर रखते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे।
आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसी ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वह बाएं हाथ से लिखने में जुड़ जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे, मतलब वैल्यूबल समझते थे। लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम बनाकर भी रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितने किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र, हमको लिखो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से लेकर 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है और संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों हो या फिर झोपड़ी पट्टियों में रहने लोग हो, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव या फिर बर्फबारी के बीच में रहने वाले पहाड़ों के लोग हो या समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान में रहने वाले ढानियों में रहने वाले लोग हो, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। मतलब दूर गांव में जो माता पिता होते हैं उनको बच्चे अपने मनी आर्डर से पैसे भेजते हैं, उसी से उनका चूल्हा जलता है, मतलब खान पान की व्यवस्था होती है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप से देखा जाता है और उसे देवता से कम नहीं देखा जाता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें पत्रों की मूल्यता के बारे में पत्रों के बारे में हमने सीखा है। पत्र हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है और पत्र वह हमारी धरोहर है, इसे हमें सीखना चाहिए और ज़्यादातर पत्रों का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।